नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल 101 में। मेरा नाम है संदीप जानी। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कॉलम्स के बारे में। यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलम्स को दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में दोस्तों आपको बता दें, सिविल 101 जो है वो अनअकैडमी का पार्ट है। सिविल 101 जो आप पढ़ रहे हैं अनअकैडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, आप कह लीजिए कि यूट्यूब के ऊपर आप ये सेशंस देखते हैं। साथ ही साथ में आप अनअकैडमी की ऐप के ऊपर भी पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, अनअकैडमी की ऐप के ऊपर जाके अपना गोल सेलेक्ट करना है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट और ईएससी की, तो आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है गेट और ईएससी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई की या स्टेट एई एग्जाम्स की, तो आपको अपना गोल जो है वो सिलेक्ट करना है एसएससी जेई या फिर एई स्टेट एग्जाम्स जो हैं ये आपको सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको दो ऑप्शन रहेंगे आपके पास कि आप स्पेशल क्लासेस जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं वो देख सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर आप सब्सक्रिप्शन पर पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस के लिए आपको वहां पर गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दिखेगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है, ड्यूरेशन सेलेक्ट करनी है, कितने ड्यूरेशन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, और उसके बाद आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं संदीप11, जिससे आपको 10% ऑफ मिलेगा। साथ ही साथ में दोस्तों सेम रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस जो हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए। एसएससी जेई और स्टेट एई एग्जाम्स की दोस्तों नई कैटेगरी जो है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो आपको सब्सक्रिप्शन, अगर आप जेई और एई एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम्स कैटेगरी के अंदर लीजिएगा, जिससे कि अब जो जितने भी नए कोर्सेज होंगे, टेक्निकल के कोर्सेज होंगे और बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, तो वो सब किस कैटेगरी में आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी होंगे वो एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम्स जो हैं इस कैटेगरी में आपको मिल जाया करेंगे। तो आप अपना गोल जब सिलेक्ट करें तो गोल के अंदर मेक श्योर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गेट ईएससी है तो गेट ईएससी, नहीं तो एसएससी जेई एंड स्टेट एई एग्जाम, ये इनमें से ही सिलेक्ट कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अनअकैडमी पर आज का डाउट फीचर भी है। इसके थ्रू आप अपने जो भी डाउट्स होते हैं वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, जहां पे आपको सॉल्यूशन जो है उनका मिल जाएगा। एसएससी कॉम्बैट में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हर संडे जो है 12 बजे एसएससी कॉम्बैट होता है। इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको इनवाइट कोड जो है वो यूज करना है संदीप11। इस कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट करके आप जीत सकते हैं अनअकैडमी की जो सब्सक्रिप्शन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकता है, या उस पर स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में मेगा कॉम्बैट जो है उसके अंदर भी बहुत सारे प्राइजेस आपके लिए रहेंगे। टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक हमारा है कॉलम। कॉलम क्या होता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब कॉलम को हम किस एस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, हम कॉलम को कैसे पढ़ रहे हैं, इसकी बात आती है। कॉलम को हम पढ़ रहे हैं एज आरसीसी मेंबर। अगर आरसीसी की तरह आप उसको समझ रहे हैं तो आप बात करेंगे कि उसके अंदर कंक्रीट मौजूद है, उसके अंदर स्टील प्रेजेंट है, सरिया जो है वो प्रेजेंट है। आप बात कर रहे हैं कॉलम की स्टील स्ट्रक्चर्स में, तो वहां पे आप कॉलम को किस तरीके से देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर है, उसमें स्टील का कॉलम है, टेंशन है, तब वो कितना लोड बियर कर सकता है, और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उनके बारे में हम जानते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कॉलम को हम किस नजर से देखेंगे, उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी के हिसाब से। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसकी मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं स्टील के बारे में, यहाँ पर उस एस्पेक्ट से हम इसको देखेंगे कि उसके ऊपर कैसे लोड लगता है और कैसे कैसे टाइप से उसके फेलियर जो है वो हो सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातों से हम शुरू करेंगे कि कॉलम जो है एक ऐसा मेंबर होता है जिस पर एक्सियल डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में क्या लगता है, इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो कॉलम क्या है? कॉलम एक ऐसा मेंबर है, एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसके ऊपर एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लगता है, कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगता है, एक्सियल डायरेक्शन में, लेंथ की डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगता है। अब बात आती है दोस्तों कि कॉलम और जो आपका स्ट्रट है इनमें बेसिक सा अंतर क्या है। जैसे अगर आप देखेंगे, आपको जो कॉलम्स अपने घर के अंदर आपको दिखाई देते हैं या जिन्हें आप पिलर बोल देते हैं, तो ये क्या होते हैं, जो रूफ और जो आपका फ्लोर है इनके बीच के अंदर जो दोनों एंड्स उसके क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। वहां पे तो हम कोई पिन जॉइंट नहीं देते हैं, तो फिक्स होते हैं। रिजिड सपोर्ट्स अगर उसके एंड्स पर प्रेजेंट है, यहाँ पर दोनों एंड से उसको पकड़ा हुआ है, रिजिड है वो, ना तो यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, ना यहाँ पर कोई स्लोप आ सकता है, तो ऐसे केस में हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, एक कॉलम है। कॉलम जो है वो वर्टिकल होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसके ऊपर लोड आता है। इसी की तरह अगर हम इसी के जो कंपैरिजन में जो हम बात करते हैं, स्ट्रट की बात करते हैं, तो स्ट्रट क्या होता है, स्ट्रट इसके ऊपर भी कंप्रेशन फोर्सेस आएंगे, लेकिन इसका एक एंड या दोनों एंड जो है वो पिन जॉइंटेड होंगे या हिंज होंगे।
एक एंड या फिर दोनों एंड जो है वो क्या होंगे, पिन या फिर हिंज यहां पर मौजूद होंगे। सो इफ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट वर्टिकल, या तो वो वर्टिकल नहीं है, इंक्लाइंड है, या फिर एक या दोनों, या तो एक या दोनों उसके जो एंड्स हैं वो हिंज्ड हैं, तब हम उसे क्या कह देते हैं, स्ट्रट कह देते हैं। जैसे कनेक्टिंग रॉड्स, पिस्टन रॉड्स एटसेट्रा, ये कुछ इसके एग्जांपल हो गए। वर्टिकल पिलर बिटवीन रूफ एंड फ्लोर, ये हमारा कॉलम का एग्जांपल हो गया। बिल्कुल बेसिक से बेसिक बातें। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही आसान सा है। लिमिटेड 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं, एंड कंडीशंस जो है वो याद रखनी है। वो तो आप आरसीसी के अंदर, स्टील के अंदर भी ऑलरेडी याद कर चुके हैं। बस 4 कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, 4 एंड कंडीशंस इफेक्टिव लेंथ की, वो याद करनी है। यूलर फार्मूला याद करना है, रेनकाइन फार्मूला याद करना है, मोर देन सफिशिएंट फ्रॉम दिस चैप्टर। तो बढ़ते हैं आगे। टाइप्स ऑफ फेलियर की अगर हम बात करें कि एक कॉलम जो है वो कैसे कैसे फेल हो सकता है, तो कॉलम फेल कैसे हो सकता है, आप उसके ऊपर लोड लगा रहे हैं, फिर लोड जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, लोड बढ़ाते जा रहे हैं, तो वो क्या हो सकता है, क्रश हो सकता है। वो क्या हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, तो क्रशिंग फेलियर हो जाएगा। अब क्रशिंग फेलियर कब होगा, जब कॉलम का लेंथ जो है वो छोटा होगा, तभी तो वो क्रश हो पाएगा। अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा लेटरल डायरेक्शन में, साइड वाली डायरेक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, वो बेंड हो जाएगा या बकल हो जाता है। तो बकलिंग फेलियर हो सकता है। पहला चांस था कि वो क्रश हो जाए, दूसरा चांस क्या है कि वो बकल हो जाए और बकल होने के कारण वो फेल हो जाए। अगर कॉलम की लेंथ बहुत ज्यादा है, लॉन्ग कॉलम है वो, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको क्रशिंग फेलियर नहीं देखने को मिलता है, पहले ही कॉलम क्या हो जाएगा, बकल होके फेल हो जाएगा, ऐसे बकल होके वो फेल हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, दोनों हो सकते हैं कि क्रश भी कर जाए और बकल भी कर जाए, दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ क्रशिंग एंड बकलिंग अगर दोनों आपको देखने को मिल जाए, तो इस प्रकार से कॉलम्स आपके फेल हो सकते हैं, या तो क्रशिंग में या बकलिंग में, या दोनों हो जाएं। तो क्रशिंग एंड बकलिंग दोनों हो तो उसमें फेल हो सकता है आपका कॉलम। क्रशिंग फेलियर में क्या होगा, शॉर्ट कॉलम के अंदर होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण होगा। बकलिंग फेलियर जब कॉलम लॉन्ग होगा उसके कारण होगा, और बकलिंग स्ट्रेस या जो बेंड हो रहा है उन स्ट्रेसेस के कारण वो फेल होगा। कंबाइंड के अंदर एक ऐसा कॉलम जो इंटरमीडिएट है, ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है, उसमें कंबाइंड फेलियर देखने को मिल सकता है। अब यूलर ने बकलिंग की थ्योरी दी, बकल करने की, मतलब कॉलम जो है वो फेल कर रहा है किसके कारण, बकलिंग के कारण कर रहा है। तो यूलर ने जो थ्योरी दी कॉलम से रिलेटेड, उसमें कुछ अजम्पशंस माने, और क्या क्या अजम्पशन माने। पहला अजम्पशन जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ते हैं कि मटेरियल शुड बी होमोजेनियस एंड आइसोट्रॉपिक। इसका मतलब कि आप मटेरियल के अंदर किसी भी जगह पे जाके खड़े हो जाएं, किसी भी डायरेक्शन में देखें, आपको प्रॉपर्टीज सेम नजर आएंगी। यानी कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूं कि इलास्टिक प्रॉपर्टी या यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मैं बात करूं, तो वो थ्रू आउट द मेंबर, थ्रू आउट द कॉलम, आप कहीं पे भी जाके देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, वो सेम ही देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट यूलर ने क्या बात मानी कि जो आपका कॉलम है वो क्या होना चाहिए, लॉन्ग कॉलम होना चाहिए, प्रिज्मेटिक होना चाहिए, लॉन्ग कॉलम होना चाहिए, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट द लेंथ सेम रहना चाहिए। तो लॉन्ग होना चाहिए और प्रिज्मेटिक होना चाहिए। मटेरियल शुड ओबे हुक्स लॉ, यानी कि उसके ऊपर जो भी लोडिंग लग रही है वो इलास्टिक लोड से कम कम लग रही है, या आप ये कह लीजिए कि उसकी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से कम कम लग रही है। तो द मटेरियल शुड ओबे हुक्स लॉ। प्लेन सेक्शन शुड रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बकलिंग, यानी कि उसके अंदर स्ट्रेन जो है वो लीनियरली वेरी करे, और किसी भी जगह पे आप अगर उनका क्रॉस सेक्शन देखें तो वो प्लेन ही आपको देखने को मिले। अगर कॉलम जो है वो कुछ इस प्रकार से बकल हो रहा है, तो बकल होते वक्त भी आप कोई भी अगर आप सेक्शन देखेंगे तो वो सेक्शन आपको कैसा दिखना चाहिए, प्लेन ही देखना चाहिए। यहां पर इसकी शेप अगर आप देखेंगे तो शेप जरूर ऐसी हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, लेकिन अभी भी ये क्या रहना चाहिए, एक प्लेन रहना चाहिए, ये एक प्लेन रहेगा। कॉलम ऑलवेज फेल्स इन बकलिंग, यानी कि लॉन्ग कॉलम को कंसीडर किया गया है तो वो क्रश नहीं होगा, वो फेल कैसे होगा, बकलिंग के कारण ही फेल होगा। ये यूलर के अजम्पशन है। मैच द फॉलोइंग के अंदर, या फिर आप ये कह लीजिए कि जहां पर ऑल ऑफ द अबव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, असर्शन रीजनिंग के अंदर ये अजम्पशंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यूलर के, जो यूलर ने थ्योरी बताई उससे रिलेटेड यूलर ने जो हमें फॉर्मूला दिया जो आपका क्रिटिकल लोड है उसके बारे में, तो वो कैसे आया इसके बारे में हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा। आपने क्या किया, कॉलम कंसीडर कर लिया और इस कॉलम के अंदर कुछ एक्स डिस्टेंस के ऊपर, सपोर्ट से कुछ एक्स डिस्टेंस के ऊपर हम यहाँ पर इसका डिफ्लेक्शन कंसीडर कर रहे हैं।
अब ये भी तो डिफ्लेक्शन ही हो गया ना, जैसे बीम में हम पढ़ते हैं तो बीम को हम कैसे देखते हैं, इसको ऐसे घुमा के देख लो। इसी तरीके से यहाँ पर हमने क्या देख लिया, एक्स डिस्टेंस के ऊपर हम वाई कुछ इसका डिफ्लेक्शन देख रहे हैं। अगर आप मोमेंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट के ऊपर जो मोमेंट आएगा वो मोमेंट कितना आएगा, पी फोर्स लग रहा है कितने डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है, वाई डिस्टेंस के ऊपर लग रहा है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप ये कहिए कि आपने डबल इंटीग्रेशन मेथड जो था, डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर मोमेंट को ई आई इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर पुट किया था। मोमेंट की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दीजिए आप इसके अंदर। मोमेंट की वैल्यू आपने पुट की माइनस पी वाई इक्वल्स टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहां से आपने क्या कर दिया, इसको सॉल्व किया, आपके पास इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई अपॉन ई आई। अब ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो हम पढ़ते हैं, या फिर जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं कॉलेज के तब आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इनका कोई काम नहीं है अदर देन टू गेट दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मूला आता है हमारे पास, जो सॉल्यूशन आता है वो C1 cos रूट ऑफ पी बाई ई आई इंटू एक्स प्लस C2 साइन रूट ऑफ पी बाई ई आई इंटू एक्स आपके पास आ जाता है। C1 और C2 अननोन्स होते हैं, उनको आप बाउंड्री कंडीशन से पता करते हैं कि जब x इक्वल्स टू 0 होगा तो y 0 होगा, x इक्वल्स टू L के ऊपर भी ये 0 होने वाला है। इसको पुट करेंगे आपके पास C1 C2 की वैल्यूज आ जाएंगी। C1 0 है, C2 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा तो पूरी आपकी इक्वेशन जो है वही सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी इसके अंदर। When x इक्वल्स टू L y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा आपके पास, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। यहां से हमने C2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पुट कर दीजिए दोनों को, आपके पास इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आता है अल्टीमेटली जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है। और इसका भी रिफाइंड फॉर्म जो है वो क्या है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। आप ये वाला फॉर्मूला एक याद रखेंगे बस। यहां पर लेंथ जो है वो कौन सी कंसीडर करते हैं, इफेक्टिव लेंथ, पाई स्क्वायर ई आई। अब आई कौन सा होगा, एल कौन सा होगा, एल तो लेते हैं इफेक्टिव लेंथ, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से वाला, एक्स एक्सिस के अबाउट वाला, वाई एक्सिस के अबाउट वाला, कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोनों में से, क्योंकि हम क्रिटिकल लोड की बात कर रहे हैं, क्रिपलिंग लोड की बात कर रहे हैं, तो दोनों में से जो मिनिमम वाला होगा वो कंसीडर कर लेंगे ना। हम ज्यादा क्यों मानेंगे उसकी स्ट्रेंथ, हम उसकी स्ट्रेंथ कम ही मान के चलेंगे, इसीलिए मिनिमम वाला जो है वैल्यू वो हम पुट कर देंगे। तो बकलिंग लोड, क्रिटिकल लोड, यूलर लोड, क्रिपलिंग लोड, फेलियर लोड, बेंडिंग लोड, सारे नाम एक ही हैं। अगर ये आपको कैलकुलेट करने को बोले कि बकल के अंदर लोड कैलकुलेट करो, कितना बकलिंग लोड है, कोई लॉन्ग कॉलम बकलिंग में कब फेल होगा, कितने लोड के ऊपर फेल होगा, उसका क्रिटिकल लोड कितना है, या यूलर लोड कितना है, क्रिपलिंग लोड कितना है, फेलियर लोड कितना है, बेंडिंग लोड कितना है, ये अगर आपसे पूछे तो आपको एक ही बात बतानी है कि वो लोड की वैल्यू जिसके ऊपर क्रिपल करना स्टार्ट कर देता है, बकल करना वो स्टार्ट कर देता है। पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात आ जाती है आपके पास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अबाउट आप कंसीडर करें, वाई एक्सिस के अबाउट आप कंसीडर करें, कौन सा आप कंसीडर करेंगे इसके अंदर। तो अगर आप कंसीडर करते हैं दोस्तों आई एक्स एक्स को, अगर आप ज्यादा मानते हैं आई वाई वाई से, लेट से आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्स के अबाउट कंसीडर किया, वाई वाई के अबाउट भी कंसीडर किया, और एक्स वाली वैल्यू ज्यादा आई, तो आपको पता लग जाएगा कि जो क्रिटिकल लोड आपका आया या क्रिपलिंग लोड जो आपका आया एक्स एक्स वाला, वो ज्यादा वैल्यू आएगी एज कंपेयर टू वाई वाले के कंपैरिजन में। उल्टा करेंगे अगर आप तो आपके पास आ जाएगा इसका रिवर्स, कि पी जो क्रिटिकल वाला है एक्स एक्स के अबाउट वो कम आएगा वाई वाई से। तो जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इन दोनों में से सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, हम ये बताएंगे कि कम वाला लोड कितना है, ताकि हमारा कॉलम सेफ रहे कि हाँ इतना ही बियर कर सकता है। तो पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है।
चले आगे। ये जो आपकी एक्सिस है ये एक्चुअल में आपको टॉप व्यू दिखा रखा है, या फिर आप कॉलम के अंदर अगर आप देखेंगे ना, अगर कोई कॉलम को आप इस तरीके से मान रहे हैं और ये वाली डायमेंशन जो है ये लेंथ है, अगर तो आप इसको अगर लेंथ कह रहे हैं तो इस सेक्शन की बात हो रही है, ये एक्स एक्स ये वाई वाई, इनके अबाउट बात कर रहे हैं, इसको आप इग्नोर कर दीजिए, या ऐसे कह लीजिए ये टॉप व्यू है। चलो N2 तो देखो वो आपके सॉल्यूशंस हैं, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन n पाई की फॉर्म में आएगा, n की वैल्यू 1 पुट करें 2 पुट करें तो इस फॉर्म में आपके पास आगे आगे सॉल्यूशन आते जाएंगे। हमें किससे मतलब है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही मतलब है, तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है फॉर्मूला क्रिपलिंग लोड या यूलर लोड का क्या है। पहली बात ये याद रखनी है अब तक इस चैप्टर में, जो फर्स्ट चीज आपको याद करनी है वो ये फॉर्मूला याद करना है। 4 इंपॉर्टेंट एंड कंडीशंस हैं कॉलम की। एंड कंडीशन, कॉलम को कैसे लगाया हुआ है आपने, दोनों एंड फिक्स्ड हैं, एकदम रिजिड हैं, एक फ्री है एक रिजिड है, या फिर अगर एक पिन है दूसरा फिक्स्ड है, या दोनों पिन है, इनके बारे में ये 4 कंडीशंस आपको याद रखनी है। अगर बोथ एंड हिंज्ड हैं, दोनों एंड अगर हिंज्ड हैं तो उसकी इफेक्टिव लेंथ जो है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर ही आती है, एल के बराबर ही हम पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव, एल इफेक्टिव की जगह जो भी क्वेश्चन में लेंथ दे रखी होगी वही पुट कर देंगे, एल पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये पिछले 2-3 साल से लगातार पूछा जा रहा है और लगभग हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलता ही मिलता है। चाहे आप बात कर लीजिए कोई मर्जी सेट के अंदर आ जाए, चांसेस ये रहते हैं हर सेट में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है, लेकिन ये तो आप मान के चलें कि एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पक्का है ही है, एक नंबर पक्का आएगा ही आएगा इससे रिलेटेड। अब वो आपके सेट में आए चाहे आपके दोस्त के सेट में आए, प्रोबेबिलिटी तो है ही कि वो आएगा क्वेश्चन। तो सारी बातें आप याद रखना, एंड कंडीशन याद रखना, फॉर्मूला तो आसान है, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव की जगह एल रख दिया, बोथ एंड अगर हिंज्ड है, ये केस बिल्कुल आसान था। बोथ एंड अगर फिक्स्ड हैं, दोनों एंड्स अगर फिक्स हों तो फिक्स एंड के केस में इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, इफेक्टिव लेंथ L/√2 आ जाती है। तो अब आप इस फॉर्मूले में L/√2 पुट करिए तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और वो ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सॉरी L/2, L/2 के अंदर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल का स्क्वायर हो जाएगा, 4 आएगा यहाँ पर, इफेक्टिव लेंथ L/2 हो गई तो L/2 का 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट केस में अगर हम बात करें एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा जो है वो फ्री हो तो इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस हो जाती है, तो यहाँ पर ट्वाइस पुट करेंगे तो पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन 4L स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन आती है एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड अगर हिंज्ड है, तो ऐसे केस में L/√2 आता है। अब यहां पर L/√2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और वो ऊपर चला जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। केस ये याद रखना बिल्कुल आसान, दोनों एंड अगर हिंज्ड है तो इफेक्टिव लेंथ L के बराबर ही होती है। ये भी आसान, L/2 हो जाता है अगर बोथ एंड फिक्स्ड है, ये भी बहुत आसान। थर्ड केस भी बहुत ज्यादा आसान, एक फिक्स दूसरा फ्री तो ट्वाइस ऑफ L हो जाता है। एक बचता है L/√2 वाला, जो आपके पास एक हिंज्ड है अगर एक फिक्स्ड है, तो आपको यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ बतानी है L/√2 बतानी है, दैट इज इट। ये 4 कंडीशन, चारों कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए और बहुत ही सिंपल बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशो की। स्लेंडरनेस रेशो स्टील डिजाइन में भी हम बात कर चुके हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि कितना लोड लगाएं। अगर आप किसी मेंबर के ऊपर कंप्रेसिव लोड लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बकल ना कर जाए, इस बात के लिए हम क्या करते हैं, स्लेंडरनेस रेशो जो है वो डिफाइन कर देते हैं कि हाँ इतनी स्लेंडरनेस रेशो होनी चाहिए मैक्सिमम से मैक्सिमम। जैसे स्टील डिजाइन में हम बात करते हैं ना कि एक ऐसा स्टील का मेंबर है जिसके ऊपर कंप्रेसिव लोड आ रहा है ड्यू टू डेड एंड इम्पोज लोड, इनकी वजह से अगर कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो उसकी मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशो कितनी होती है, 180 होती है। लेकिन अगर एक ऐसा मेंबर जिसपे हमेशा टेंशन ही आएगा, उस पर कभी कंप्रेशन आएगा ही नहीं, तो उसको 400 तक यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्लेंडरनेस रेशो से उसका नेचर डिफाइन कर रहे हैं कि वो बकल ना कर जाए, वो फेल ना कर जाए। अगर उस पर कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो बकलिंग में फेल ना हो जाए,
तो स्लेंडरनेस रेशियो को डिफाइन करते हैं हम, उससे पहले जानते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन को। तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस है किसी गिवन एक्सिस से जिसका क्या कर दें, अगर आप स्क्वायर करके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, किसी एरिया के सीजी से गिवन एक्सिस तक डिस्टेंस इस प्रकार से कि इसका स्क्वायर करके अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देता है अबाउट दैट गिवन एक्सिस। वंस अगेन आई वुड रिपीट, रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस है फ्रॉम द सीजी ऑफ अ एरिया, फ्रॉम द सीजी ऑफ एन एरिया टू अ गिवन एक्सिस सच दैट स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस multiplied by area gives moment of inertia about that given axis। तो k square equals to k square into a equals to I, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एरिया। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, बहुत काम आएगा। स्लेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन या फिर रेडियस ऑफ गायरेशन, इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन, एल इफेक्टिव अपॉन के मिनिमम। क्लियर? अब देखो L की जगह इफेक्टिव लेंथ क्यों यूज किया, ताकि हम एंड कंडीशंस का भी ध्यान दे पाए, इफेक्टिवली लेंथ कितनी होगी। रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम क्यों बता रहे हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं ताकि स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम आए, और उसके ऊपर हम लिमिट लगा देंगे कि अगर कंप्रेशन मेंबर है तो इससे ज्यादा स्लेंडरनेस रेशियो उसकी नहीं होनी चाहिए यहां पर। अब बात करते हैं कि अगर फॉर्मूला हमारे पास आ चुका, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर आपके पास ये आ गया। अब आई मिनिमम की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पर, तो आई की जगह आप के स्क्वायर इंटू ए पुट कर सकते हैं, तो आपने के स्क्वायर इंटू ए पुट कर दिया, के मिनिमम का स्क्वायर इंटू ए आपने यहां पर पुट कर दिया आई मिनिमम की जगह। इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपके पास क्या आ गया, जो क्रिटिकल लोड था अपॉन ये एरिया इस तरफ ले गए, तो लोड अपॉन एरिया स्ट्रेस आ गया आपके पास, पाई स्क्वायर ई आई की जगह तो आपने ऑलरेडी पुट कर दिया था ए के स्क्वायर, तो के का स्क्वायर आ गया आपके पास। और इसी में आप क्रिटिकल लोड अपॉन एरिया को क्या कह सकते हो, बकलिंग के अंदर जो स्ट्रेस आता है वो आप कह सकते हो। इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों का स्क्वायर है, तो आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो का भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आया ये फॉर्मूला, आपने सबसे पहले पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम था, तो आई की वैल्यू आपने पुट कर दी, आई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहां से आई की वैल्यू आपने पुट कर दी के स्क्वायर इंटू ए, के स्क्वायर इंटू ए पुट की आपने, तो आपके पास एरिया को उधर ले गए, तो ये तो बन गया लोड अपॉन एरिया, इधर बचा आपके पास इफेक्टिव लेंथ और रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों के स्क्वायर है, तो आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर। यहां से भी एक चीज आप रिलेट कर सकते हैं कि किसी मेंबर के अंदर जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा स्लेंडरनेस रेशियो, उतना ही उसका लोड जो वो कैरी कर सकता है बकलिंग के अंदर वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बकलिंग के अंदर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। तो यूलर ने ये सारी बातें हमें बताई, ये फॉर्मूले बताए, 4 एंड कंडीशंस याद रखनी है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इनके फॉर्मूले याद रखने हैं, एक आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इतनी चीजें यहां से इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक ये फॉर्मूला भी याद रख लीजिए, असर्शन रीजनिंग में ईएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि लेंथ ज्यादा होती है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा बकलिंग स्ट्रेस के ऊपर। लिमिटेशंस ऑफ यूलर थ्योरी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही बताया यूलर ने हमें, शॉर्ट कॉलम के लिए नहीं बताया। क्यों? क्योंकि शॉर्ट कॉलम बकल होने से पहले क्रश कर जाता है, वो बकल होगा ही नहीं, वो मुड़ेगा ही नहीं, पहले ही क्या कर जाएगा, नेक्स्ट यूलर्स थ्योरी की वैलिडिटी की बात करें अगर, तो यूलर्स थ्योरी कहां तक वैलिड है, क्रशिंग स्ट्रेंथ को हमने डिफाइन कर दिया पीसी अपॉन ए से, मतलब कॉलम, अब आप इमेजिन कर लीजिए एक कॉलम है, उसको सिर्फ कंप्रेसिव लोड लगाते जा रहे हो, वो ऐसे बेंड नहीं हो रहा, बकल नहीं हो रहा, वो लेटरल डायरेक्शन में बेंड या बकल नहीं हो रहा, सिर्फ क्रश करेगा, वो क्रश करने के कारण फेल होगा। बकल करने के कारण हो रहा है तो उस लोड की वैल्यू को बकलिंग स्ट्रेंथ हमने बोल दिया और वो पीबी अपॉन ए के बराबर आ गया। बकलिंग लोड की अगर हम बात करें या बकलिंग जो आपका स्ट्रेस है, इसको पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर से हमने रिप्रेजेंट कर लिया था,
जो भी आपने अभी बकलिंग स्ट्रेस की बात की थी वो। यूलर थ्योरी कहती है कि बकलिंग से फेल होगा। कॉलम कैसे फेल होगा? यूलर थ्योरी कहती है कि आपका ये जो कॉलम है, ये कॉलम ऐसे क्रश नहीं करेगा, ये नहीं होगा। कैसे फेल करेगा? सिर्फ बकल होके फेल होगा। बकल होने का मतलब कुछ इस प्रकार से वो बकल हो जाएगा, तब वो फेल होगा, ऐसे फेल होगा वो। तो इसकी वैलिडिटी के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी जो स्ट्रेंथ है किसके अंदर? क्रशिंग के अंदर वो ज्यादा है, वो क्रशिंग में कमजोर नहीं है। कमजोर किसमें है? बकलिंग में है, तभी तो वो बकलिंग के अंदर फेल हो रहा है। यूलर थ्योरी लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है। लॉन्ग कॉलम जो होगा, कोई भी अगर लॉन्ग मेंबर है तो वो क्रश करने से पहले बकल कर जाएगा, यानी कि क्रशिंग के अंदर उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बकलिंग, यानी कि बकलिंग के अंदर उसकी स्ट्रेंथ कम है। बकलिंग के लिए अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो बकलिंग स्ट्रेस जो हमारे पास फॉर्मूला आया, बकलिंग स्ट्रेस का हमने बात कर ली, पाई स्क्वायर ई अपॉन लैम्डा स्क्वायर हमारे पास आ गया। यहां पर पाई स्क्वायर ई अपॉन आपने यहां पर वैल्यू पुट कर दी सिग्मा सी की इधर और लैम्डा की इस तरफ आपने पुट कर दी, तो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी शुड बी लेस देन लैम्डा। अब इनके अंदर अगर आप ई की वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा की आप वैल्यू पुट करेंगे, तो क्रिटिकल स्लेंडरनेस रेशियो की जो वैल्यू आपके पास आती है वो आती है 88.85%, या लगभग 80% के आसपास आप कह सकते हो। क्लियर? एक बार इसको आप रीड कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, सिग्मा बी लेस देन सिग्मा सी हमने ये बोला, हम ये मान रहे हैं कि यूलर ने बोला, यूलर की थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉलम बकल हो रहा है, लॉन्ग कॉलम है तो बकलिंग में फेल होगा। बकलिंग में फेल होगा मतलब वो क्रश नहीं हुआ, कैसे फेल हुआ? बकल होके फेल हुआ, यानी कि जो भी आपने लोड लगाया उस लोड पे वो बकल कर गया, तो बकलिंग में उसकी क्षमता जो है, उसकी स्ट्रेंथ जो है कम है, तभी तो वो बकल हुआ, क्रश नहीं हुआ। तो बकलिंग के अंदर उसकी स्ट्रेंथ कम है एज कंपेयर टू क्रशिंग। अब क्रशिंग, ये क्राइटेरिया आपका इन जनरल इसके आसपास स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू आती है 88.85, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अगर E की वैल्यू 2 × 10⁵, अगर आप बात करें E की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हैं, 2 × 10⁵ पुट कर रहे हैं, या फिर 2.1 × 10⁵ पुट कर रहे हैं। सिग्मा सी जो क्रशिंग की वैल्यू आप 300 MPa पुट कर रहे हैं, 330 MPa पुट कर रहे हैं, क्या पुट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आएगी एज पर द गिवन कंडीशन, जो भी गिवन कंडीशन होगी। लगभग इसकी वैल्यू जो है वो 88.85 के आसपास आती हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, वो आप आंसर कर सकते हैं। एग्जैक्ट कंडीशंस दें अगर आपको, तो आप ये यूज कर सकते हैं पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी रूट जो है इससे कम स्लेंडरनेस रेशियो जो है रहनी चाहिए यूलर्स थ्योरी की वैलिडिटी के लिए, यूलर्स थ्योरी की वैलिडिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, A solid round bar 3 meter long. नेक्स्ट सब्जेक्ट बता दीजिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट आप बताएंगे। लोकतंत्र का सिद्धांत है, जनता सर्वोपरि है, आप जो विद्वान लोग जो डिसाइड करेंगे वो कर लेंगे शुरू। अ सॉलिड राउंड बार 3 मीटर लॉन्ग, लेंथ की अगर हम बात करें तो लेंथ जो गिवन है वो आपको कितनी दे रखी है, 3 मीटर दे रखी है। इज यूज्ड एज अ स्ट्रट, डिटरमिन द क्रिपलिंग और कोलैप्सिंग लोड विद द फॉलोइंग एंड कंडीशंस।
टेक E इक्वल्स टू 2 into 10 raised to the power 5 MPa. फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या है, बोथ एंड्स आर हिंज्ड, बोथ एंड्स आर हिंज्ड। अब ऐसे केस में आपके पास इफेक्टिव लेंथ जो है वो गिवन लेंथ के बराबर हो जाती है, और जो आपको दे रखी है 3 मीटर। क्रिटिकल लोड की अगर मैं बात करूं तो क्रिटिकल लोड जो आपके पास है वो किसके बराबर आ जाता है, पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें आप ये देखिए, लेंथ की वैल्यू आपको दे रखी है, डायामीटर आपको दे रखा है। डाया की अगर हम बात करें तो डायामीटर 5 सेंटीमीटर है। अगर I मिनिमम कैलकुलेट करेंगे तो I XX I YY दोनों बराबर ही होंगे, तो π/64 इंटू 0.05 का स्क्वायर। तो I मिनिमम की वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी। यह सारी वैल्यूज चाहें तो mm में, MPa के अंदर आपको यहां पर E की वैल्यू दे रखी है, mm में लिख लीजिए आप, इनको mm में कर लेते हैं। फाइव सेंटीमीटर है तो 50 mm हो जाएगा, इसे mm में आंसर बता दीजिएगा आप। I मिनिमम ये आपके पास 3 मीटर है, इसे हम लिख लेते हैं 3000 mm। I मिनिमम कितना आएगा, सिक्स 3068 करेक्ट, 306796 ओके 30 30.67 into 10 raised to the power 4, 30.67 into 10 raised to the power 4 mm की पावर 4 आ गया आपके पास। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग अगर आप क्रिटिकल लोड या क्रिपलिंग लोड कैलकुलेट करोगे तो पाई स्क्वायर E की वैल्यू 2 into 10 raised to the power 5 MPa, I मिनिमम 30.67 into 10 raised to the power 4 अपॉन L इफेक्टिव 3000 का स्क्वायर। यहां से बता दीजिए यूनिट्स की आपको बात करें, अगर आप ये न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ये mm की पावर 4 है, और नीचे आपके पास क्या है mm स्क्वायर, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो किस में आएगा, न्यूटन में ही आएगा। वन 1.2 किलो न्यूटन, इतना कम तो नहीं आना चाहिए, चेक करो। 67.28 करेक्ट, 67.28 करेक्ट है, 67.28 किलो न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट केस डन, सेकंड पे आते हैं। सेकंड केस में आपको क्या गिवन है, वन एंड ऑफ द स्ट्रट इज फिक्स्ड एंड अदर इज फ्री। वन एंड इज फिक्स्ड, अदर इज फ्री। तो ऐसे केस में आपके पास क्रिटिकल लोड की वैल्यू पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन इफेक्टिव लेंथ की जगह हम क्या पुट कर देंगे, ट्वाइस ऑफ L पुट कर देंगे।
तो पुट कर दीजिए यहां पर पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁵ और 30.67 इंटू 10⁴ अपॉन ट्वाइस ऑफ 3000 और इसका स्क्वायर। $16.82 किलो न्यूटन। बाकी दो आप करिए जल्दी से, बाकी दो करिए। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट पे चलें। बोथ द एंड्स ऑफ स्ट्रट आर फिक्स्ड। थर्ड पार्ट कहता है बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अगर दोनों एंड्स फिक्स्ड होंगे तो इफेक्टिव लेंथ L/2 के बराबर और क्रिटिकल लोड पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर 2 इंटू 10⁵ आई था आपके पास 30.67 इंटू 10⁴ अपॉन 3000/2 का स्क्वायर। $18.82 13 चेक कर लीजिए एक बार, थर्ड का कितना आ रहा है। $26.9 269 करेक्ट 269.0615 269.15 या 06 कुछ ऐसे आंसर आएंगे आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन पाई की वैल्यू 3.14 रखी या पाई ही रखा आपने एज इट इज। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, one end is fixed, other is hinged। ऐसे केस में इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर, L/√2 के बराबर। तो क्रिटिकल लोड जो आपके पास हो जाएगा पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए। $134.575 किलो न्यूटन। आगे चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉलम ऑफ टिम्बर ऑफ सेक्शन, अगर हम सेक्शन की बात करें, अ कॉलम ऑफ टिम्बर सेक्शन 15 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, सेक्शन आपको कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर का मतलब 150 mm, 20 सेंटीमीटर का मतलब 200 mm, ये डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, इज 6 मीटर लॉन्ग। अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ आपको कितनी दे रखी है 6 मीटर या फिर 6000 mm। बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। अब इसकी दूसरी कंडीशन जो हमें दे रखी है वो क्या दे रखी है कि दोनों एंड जो हैं वो फिक्स्ड हैं। अगर बोथ एंड्स फिक्स होंगे तो ऐसे केस में आप क्या कहेंगे कि इफेक्टिव लेंथ जो है वो L/2 के बराबर होगी, यानी कि 6000/2 के बराबर होगी, 3000 mm होगी। ये बात हो गई इसकी। इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ टिम्बर, आपको E की वैल्यू जो दे रखी है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 17.5 किलो न्यूटन यानी कि 10⁻³ न्यूटन पर mm² आपको दे रखा है। डिटर्मिन क्रिपलिंग लोड एंड सेफ लोड फॉर द कॉलम, ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3। तो पहले पोर्शन पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्रिपलिंग लोड पता करना है जो कि किसके बराबर होता है π² EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। अब E आपके पास दो आ सकते हैं, पहला कौन सा ये XX के अबाउट, दूसरा कौन सा YY के अबाउट, सॉरी I आपके पास जो आ सकते हैं वो दो आएंगे XX के अबाउट, जो कि क्या होगा XX के अबाउट I कैलकुलेट करो तो BD3, B आपके पास क्या हो जाएगा 150 इंटू D का क्यूब अपॉन 12, और एक आपके पास IYY जो आएगा वो कितना आ जाएगा DB3। अब इनमें से मिनिमम कौन सा है ये आप बताएं और उसको पुट कर लीजिए। YY लेंगे, ये वाला मिनिमम होगा, ये कंसीडर करेंगे हम, तो ये I मिनिमम आएगा आपके पास और इसकी वैल्यू बता दीजिए कितनी आएगी। IYY 56.25 इंटू 10⁻⁶, 56.25 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। ये आपके पास आ गया। I की वैल्यू आ चुकी क्रिटिकल लोड के अंदर। अब इसको हम बस पुट कर देंगे सिंपली, π² E यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टिम्बर के लिए 17.5 इंटू 10⁻³ यूनिट्स का कंफ्यूजन रहता है तो पूरी पुट कर लिया करें चाहें तो साथ साथ में, न्यूटन पर mm² मल्टीप्लाइड बाय I मिनिमम 56.25 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴ डिवाइड बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर। L इफेक्टिव ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3000, mm और पूरे का स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, यूनिट्स को देखना चाहते हैं तो ये mm² नीचे आ गया इधर, ये mm और इसका स्क्वायर, तो ये दोनों मिलके हो गए mm की पावर 4 और ऊपर mm की पावर 4 ऑलरेडी है तो ये और ये कैंसिल हो गए। आंसर किस में आ जाएगा सिर्फ न्यूटन में आ जाएगा, और कितना आएगा वो आप बताएंगे 1079.48। जो भी आपका आंसर आएगा वो न्यूटन में आएगा, फिर उसके बाद उसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे। 1079.48 1079.48 किलो न्यूटन। ये आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीटेड।
नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा है कि कैलकुलेट सेफ लोड। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो आपसे कहा कि सेफ लोड कितना होगा। तो सेफ लोड क्या होगा? क्रिपलिंग लोड जो है अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दो। क्रिपलिंग लोड आपने बताया 1079.48, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3, तो बता दीजिए कितना आ जाएगा। 300 समथिंग, 350 समथिंग आ जाएगा। $359.82 किलो न्यूटन। इजी है क्वेश्चंस, आसान है बिल्कुल। एक ही फॉर्मूला यूज करना है, एंड कंडीशंस याद होनी चाहिए बस। एंड कंडीशंस याद है तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटर्मिन यूलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर एन आई सेक्शन जॉइस्ट 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर 5 मीटर लॉन्ग। आपको डायमेंशंस जो दे रखे हैं वो किस प्रकार से दे रखे हैं? आई सेक्शन बना लिया, अलग से कुछ डायमेंशन नहीं दिए तो ऑब्वियस मानेंगे हम कि वो सिमेट्रिक हैं। आई सेक्शन बनाया 40 सेंटीमीटर इंटू 20, यानी कि ये डायमेंशन आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, या इसे मैं लिख लेता हूं 200 mm। 40 सेंटीमीटर दिया आपको तो ओवरऑल डेप्थ दी होगी तो 400 mm इंटू 1 लिखा। इसका मतलब विड्थ जो है यहां पर, या थिकनेस जो है, बेटर टू से थिकनेस जो दी गई वो 10 mm दी गई। इसी प्रकार से यहां की ये जो थिकनेस है ये भी कितनी? 10 mm। ये भी कितनी? 10। एनवायरमेंटल स्टार्ट कीजिए। एनवायरमेंटल भी शुरू करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सब कुछ शुरू करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है दोस्त, आप किसी दिन एक दिन नींद से जाके आज पढ़ते हैं चलो तो सब कुछ उसी दिन से शुरू होगा। जो नया सब्जेक्ट शुरू हो वो आपके लिए नया होगा, आप वहां से शुरू कर लीजिए। जो ऑलरेडी हो चुके हैं उनको साइमल्टेनियसली आप कवर करें। हाँ जी, अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है। और वो तो बात फिर भी ठीक है, एक बार को करवा भी दें, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग 2 दोबारा कर भी लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट वही शुरू कर लेंगे। किसमें इतनी हिम्मत है वो बता दो कि आप एनवायरमेंट दोबारा पढ़ोगे। जो ऐसे होता है ना जिंदगी में, कुछ चीजें एक बार ही होती हैं, प्यार एक बार होता है, शादी एक बार होती है जनरली, ऐसे से तो उनमें भी ये आता है, एनवायरमेंट इंजीनियरिंग भी एक बार ही पढ़ी जाती है। उसके बाद रिवाइज करने की हिम्मत होती है, बस उसको आगे निभाने की बस हिम्मत होती है, दोबारा करने की नहीं होती। मजाक कर रहा हूँ, इतना सीरियसली मत लेना, कुछ ऐसा टफ टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा सा लेंथी है, कहानियां ज्यादा हैं उसमें। चलो आई कैलकुलेट करो, मैं आपका वेट कर रहा हूं। आप आई एक्स एक्स आई वाई वाई कैलकुलेट करेंगे, इसका डायमेंशंस आपको बता दिए, उसकी जरूरत थी सबसे ज्यादा। मोहर सर्किल करेंगे ना दोस्त, क्यों नहीं करेंगे, करेंगे मोहर सर्किल। पहले जो
सिंपल चीजें हैं वो सारी समझ ली हमने। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 90% हो चुका। अब जो बचा है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेसेस बचा है, मोहर सर्किल बचा है। वैसे आने को तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर रिवेटेड जॉइंट, वेल्डेड कनेक्शन ये भी आते हैं, पर ये स्टील में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम उसको स्टील डिजाइन के साथ पढ़ते हैं कनेक्शंस के अंदर। चलो शुरू करें। अब देखिए आई एक्स एक्स कैलकुलेट करते हैं। अब आई एक्स एक्स आपको कैलकुलेट करना है। देखिए किसके अबाउट कैलकुलेट करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं। जो भी हमारा सेक्शन होता है उसकी न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट हम उसको कैलकुलेट करते हैं। जब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करते हैं और हमें एक सिमेट्रिक सेक्शन दिख रहा है, तो सिमेट्रिक आई सेक्शन के केस में आपको पता है कि वो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो कहां पर लाई करेगी, वो न्यूट्रल एक्सिस लाई करेगी बिल्कुल मिड के ऊपर। तो हम इस एक्स एक्स के अबाउट कैलकुलेट करेंगे एक तो, और क्योंकि हमारा सेक्शन वाई के अबाउट भी सिमेट्रिक है, हमारा जो आई सेक्शन गिवन है आपको, ये y के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिक है, तो आई वाई वाई भी कैलकुलेट करेंगे हम। सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं आई एक्स एक्स। आई एक्स एक्स किसके बराबर होगा, आई एक्स एक्स को ऐसे माने कि आप पूरा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इस पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन का आप कैलकुलेट कर रहे हैं एक्स एक्स के अबाउट, और उसमें से आप माइनस कर देंगे। उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ये एक आई सेक्शन आपने बनाया, तो ऐसे दो रेक्टेंगुलर पोर्शन माइनस कर दिया आपने यहां पर। ये वाले जो दो शेडेड वाले हैं वो आपने माइनस कर दिए ताकि बाकी पोर्शन जो है वो बच जाए। तो पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर आप करते तो आपके पास BD क्यूब अपॉन 12 होता, तो B इस केस में क्या हो जाएगा 200। कट कौन सी साइड रही है 400 वाली, तो 400 का क्यूब अपॉन 12, BD क्यूब अपॉन 12 लिखा मैंने यहां पर। तो B कट कौन सी साइड रही है, ये वाली 400 वाली, D क्यूब अपॉन 12। अब ये वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन, इतना रेक्टेंगुलर पोर्शन और ये वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन, ये हमने इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स्ट्रा काउंट कर लिया, इसलिए इनको माइनस करेंगे। कितने रेक्टेंगुलर पोर्शन है, 2 हैं, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने। और ये जो 2 हमने किया, ये एक इस पोर्शन के लिए और एक इस वाले पोर्शन के लिए, इन दोनों के लिए हमने किया। अब 2 रेक्टेंगुलर पोर्शन है, एक का डायमेंशन कितना आ जाएगा, पूरा आपके पास था 200, इसका कर दिया आपने हाफ, तो 100, और इस 100 में से ये आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, तो 95 आ जाएगा। बताइए, चाहे तो पूरा डायमेंशन कर लीजिए कि पूरा आपके पास 200 था, अगर आपको ये 2 नहीं यूज करना तो पूरी लेंथ यूज कर लीजिए, ये वाली लेंथ कि टोटल 200 थी, 200 में से 10 माइनस करना है तो 190 कर लो, अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे तो। मैं एक के हिसाब से कर रहा हूं, तो डायमेंशन कितनी आ गई 95। दोबारा बता देता हूं कैसे आई। ये मिड तक देखेंगे तो हो जाएगी 100, और इस 100 में से इतना पोर्शन माइनस करेंगे, ये तो 10 का हाफ, तो 5 माइनस कर देंगे, तो सिर्फ इतनी लेंथ जो आपके पास आई ये आ जाएगी 95। डेप्थ की बात करी जाए तो आपको पता है पूरी 400 है, इसमें से 10 यहां से गया, 10 यहां से गया, तो कितना बच गया आपके पास 380 इंटू 380, बी डी का क्यूब करते हैं अपॉन 12। आंसर बता दीजिए आई एक्स एक्स कितना आ रहा है, आई एक्स एक्स कितना आ रहा है 200 इंटू, अच्छा आपने तो वही बताया कुछ और, आई वाई वाई भी बता दिया, ओके वेरी गुड। सुनाइए ना क्या कहना चाहते हैं आप। BD क्यूब अपॉन 12 के बाद समझ नहीं आया, पूरा रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया, ऐसे पूरा एक रेक्टेंगल का लिखा, उसमें से ये 2 छोटे छोटे रेक्टेंगल माइनस कर दिए, तो आई सेक्शन बन गया हमारा। इसमें से ये 2 रेक्टेंगल माइनस कर दिए, तो एक आई सेक्शन ये जो बीच में बच गया हमारे पास। वन 197.86 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, 197.86
इंटू 10 रेज टू द पावर 6 mm की पावर 4। आई वाई वाई कैलकुलेट करते हैं। आई वाई वाई ध्यान से देखना, एक बार में समझने की कोशिश करना आप प्लीज। आई वाई वाई ये वाला जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसके सीजी से पास कर रहा है, ये वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन इसके भी सीजी से पास कर रहा है, इस इंडिविजुअल रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो सीजी है इससे भी वाई वाई पास कर रहा है, ये वाला रेक्टेंगुलर पोर्शन इसके भी सीजी से पास कर रहा है। तो इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, तीनों का इंडिविजुअली लिख लो। सबसे पहले मैं इस पोर्शन का और इस पोर्शन का, इन दोनों का टॉप और बॉटम फ्लेंजेस का एक साथ लिख रहा हूं, इसीलिए मैंने 2 यूज किया यहां पर। 2 क्यों यूज किया? टॉप एंड बॉटम फ्लेंज दोनों का एक साथ लिख रहा हूं, ये 2 इसके लिए यूज किया। इनटू एक का इस एक्सिस के अबाउट, अब कौन सी साइड कट रही है? 200 वाली कट रही है, तो आपके पास b इंटू डी का क्यूब अपॉन 12। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? फर्स्ट का, और नीचे वाला फ्लेंज जो है उसका, प्लस बीच वाला जो पोर्शन बचा इसकी कौन सी साइड कट रही है? 10 वाली साइड कट रही है, 10 वाली साइड कट रही है। बीच में कितना बचा आपके पास? 380 b इंटू डी क्यूब अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लीजिए और बता दीजिए आई वाई वाई कितना आया और दोनों में से मिनिमम कौन सा है। थर्टीन 13.36 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, बहुत बढ़िया। 13.36 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 mm की पावर 4। अब इन दोनों में से आपको मिनिमम नीचे वाला दिखाई दे रहा है आई वाई वाई, ये ही क्या हो जाएगा? आई मिनिमम कहलाएगा। आई मिनिमम आपके पास आ चुका। फॉर्मूला आपको पता है क्रिटिकल लोड का, किसके बराबर होता है? पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। एंड कंडीशंस देखिए इसकी। डिटर्मिन द यूलर्स क्रिपलिंग लोड फॉर एन आई सेक्शन, डायमेंशन दे रखे हैं 5 मीटर लॉन्ग है, यूज्ड एज अ स्ट्रट विद बोथ एंड्स फिक्स्ड। अगर बोथ एंड्स फिक्स्ड हैं तो इस केस में अगर लेंथ आपको दे रखी है 5 मीटर या 5000 mm, बोथ एंड्स फिक्स्ड हैं, तो ऐसे केस में इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी L/2 यानी कि 2500। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सारी वैल्यूज बस। पाई स्क्वायर ई की वैल्यू 2 इंटू 2.1 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, आई मिनिमम 13.36 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 अपॉन इफेक्टिव लेंथ 2500 इसका स्क्वायर। यूनिट ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये mm की पावर 4, ये mm स्क्वायर, तो आपके पास न्यूटन में आंसर आएगा। इंटू 10 रेज टू द पावर -3 कर देंगे तो किलो न्यूटन में आएगा, और 4432 4430 या 4432 4430 किलो न्यूटन अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास आंसर आ रहे हैं। सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना बहुत पहले से आता है हमें, दोनों में से मिनिमम देखना है, उसके बाद क्या करना है, एंड कंडीशंस याद होनी चाहिए कि इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, और यूलर का जो फॉर्मूला है ये याद होना चाहिए। बाकी आपको कहीं पे कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, रेनकाइन के बारे में बात करते हैं। रेनकाइन ने क्या कहा? बहुत बढ़िया, परफेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके आंसर्स देख के कभी कभी जो मुझे ये लगता है कि आप पढ़ने नहीं आते हैं, आप सिर्फ जो है विचार विमर्श करने आते हैं। जैसे ऐसे नहीं होता, बहुत सारे विद्वान जो हैं वो बैठे हैं और वो एक चर्चा कर रहे हैं, बस ऐसे वाली फीलिंग आती है।
कि हाँ आता सब है, बस डिस्कस कर रहे हैं। रेनकाइंस थ्योरी, रेनकाइंस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यूलर ने तो सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए कहा था, लेकिन रेनकाइन ने ये जो थ्योरी दी वो थ्योरी किसके लिए कहा कि ये लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम दोनों के लिए वैलिड है। रेनकाइंस थ्योरी इज वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम एज वेल एज शॉर्ट कॉलम, दोनों के लिए वैलिड है। यहां पे उन्होंने बात की थी रेनकाइन लोड की, रेनकाइन लोड को उन्होंने पीआर से डिनोट किया। अगर बकलिंग के अंदर वो फेल हो रहा है और वो लोड पीबी है, क्रशिंग के अंदर, क्रश करना बकल करना, आई होप अंडरस्टैंड करते हैं, समझ में आता होगा आपको कि सिर्फ और सिर्फ कंप्रेशन लगाते जा रहे हैं और वो मेंबर ऐसे बेंड नहीं कर रहा, सिर्फ ऐसे ही रह रहा है और फिर क्रश करने के कारण टूट गया, वो बकल कर गया, यानी कि बकलिंग फेलियर की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, लेटरल डायरेक्शन में उसमें डिफ्लेक्शन आया। तो अगर इन तीनों को हमने इससे डिफाइन किया, रेनकाइन लोड को पीआर से लिखा, बकलिंग लोड को पीबी से लिखा और क्रशिंग लोड को हमने पीसी से लिख दिया, तो रेनकाइन ने बताया कि रेनकाइंस लोड जो होगा वो दिया जाएगा कैसे, 1/PR इक्वल्स टू 1/PB प्लस 1/PC। यहां पर इस तरीके से उसने डिफाइन कर दिया। तो अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बड़ा फॉर्मूला याद रखना है तो आपकी मर्जी, नहीं याद रखना तो इस फॉर्म में याद रख लो। अगर आपसे क्वेश्चन में दे दे कि बकलिंग लोड इतना, क्रशिंग लोड इतना, फाइंड रेनकाइंस लोड, तो 1/PR इक्वल्स टू 1/PB प्लस 1/PC, इतना ही आपको याद रखना है। तो रेनकाइन लोड आपके पास आ जाएगा। अगर प्रॉपर पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो PB इंटू PC अपॉन PB प्लस PC, इस वे में आप इसको याद कर लीजिए। अब इसमें से अगर आप टर्म कॉमन ले लेते हैं, अगर इसमें से आप टर्म कॉमन ले लेते हैं, कौन सी, PB वाली टर्म कॉमन ले लीजिए। डिनोमिनेटर में आपने PB कॉमन, न्यूमरेटर में तो कॉमन चलो क्या ही लेना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस PC/PB और ये PB से PB कैंसिल, या ऐसे कह लो कि इस PB को नीचे ले आए, जब इस PB को नीचे ले आए तो PB/PB 1 हो गया, प्लस PC/PB बच गया आपके पास यहाँ पर रेनकाइन लोड। अब आपने क्या कर दिया, दोनों को ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया से मल्टीप्लाई करने के कारण आपके पास क्या आ गया, या ऐसे कह लीजिए कि लोड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेस इनटू एरिया की फॉर्म में, तो आप यहाँ पर स्ट्रेसेस भी मेंशन कर सकते हैं। अगर सेम कॉलम की बात हो रही है, उसी कॉलम के ऊपर बकलिंग का जो स्ट्रेस है, उसी के ऊपर अगर आप कह रहे हैं क्रशिंग का जो स्ट्रेस है, वो आपको रखना है, तो आप एज इट इज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बकलिंग के अंदर यूलर ने ऑलरेडी बताया π² E अपॉन λ² हमारे पास आता है, उसको पुट कर दिया बकलिंग स्ट्रेस की जगह। जब इसको हमने पुट कर दिया, थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आया कि σc अपॉन π² E इंटू λ², PC अपॉन 1 प्लस σc अपॉन π² E इंटू λ²। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम लिखें इसे, तो रेनकाइन की फॉर्म के अंदर हम उसे मेंशन कर देते हैं PC अपॉन 1 प्लस अल्फा λ², या फिर ये जो आपका क्रशिंग लोड था वो क्रशिंग स्ट्रेस की फॉर्म में हमने लिखा, तो σc इंटू A अपॉन 1 प्लस अल्फा λ²। रॉट आयरन, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील्स, टिम्बर, इनके केस में आपके पास क्रशिंग की जो स्ट्रेंथ है इनकी आपको यहाँ पर दे रखी है, अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है। वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी कहीं पे पड़ जाए जरूरत तो बस ये 1/1600 वाली ये एक वैल्यू याद कर लेना आप, जो आपके पास कास्ट आयरन के लिए प्रेजेंट है, या माइल्ड स्टील वाली 1/7500, ये दो याद कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन में ये वैल्यूज देगा आपको। रेनकाइंस कांस्टेंट की वैल्यू वैसे तो आपको दी जाएगी, लेकिन फिर भी अगर ना दे तो ये याद रख लेना, दो 1/1600, 1/7500। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है, जल्दी से अटेम्प्ट करें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यूलर फॉर्मूला याद करना है, 4 एंड कंडीशन याद करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हमें ऑलरेडी आता है, रेनकाइन फॉर्मूला याद करना है, रेनकाइन लोड की वैल्यू याद करनी है, बस इतना शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ अ हॉलो कास्ट आयरन कॉलम आर 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। इफ द लेंथ ऑफ दिस कॉलम इज 3 मीटर and both of its ends are fixed, determine the crippling load using Renkine's formula. Take the values of sigma c as 550 Newton per mm square and alpha equals to 1/1600 in Renkine's formula. अब आपको फॉर्मूले के अंदर सिग्मा सी दिख रहा है, दे रखा है, अल्फा दिख रहा है, दे रखा है, लैम्डा नहीं पता। लैम्डा अगर हमें पता करना है तो लैम्डा क्या होता है आपके पास, स्लेंडरनेस रेशियो, जो कि किसके बराबर होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन, दोनों ही नहीं पता। पता करने की कोशिश करते हैं।
अगर इफेक्टिव लेंथ की बात करें तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, तो इस केस में L/2 हो जाएगी। अगर हमें पता है कि बोथ एंड्स फिक्स्ड, तो इस केस में L/2 हो जाएगी। लेंथ आपको वैसे दे कितनी रखी है उसने, 3 मीटर, तो 3 मीटर का मतलब 3000 mm, तो 1500 mm आपके पास इफेक्टिव लेंथ आ गई। रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें तो रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस है जिसका स्क्वायर करके एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देता है। तो k जो है आप पता करना चाहेंगे तो वो I/a होगा। अब I/a होगा, I कौन सा, अगर हम बात करें लेमडा की तो लेमडा को हम कैसे लिखते हैं कि ये लिखा जाता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। अब के मिनिमम आपको चाहिए तो आई भी कौन सा पता करना पड़ेगा, मिनिमम वाला पता करना पड़ेगा। आई मिनिमम अपॉन ए आप पता करेंगे तो आई मिनिमम, अब सेक्शन देखिए पहले, आई मिनिमम पता करते हैं, द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डाया ऑफ हॉलो कास्ट आयरन कॉलम। अब सर्कुलर सेक्शन है अगर आपके पास तो इस केस में तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई के बराबर ही होगा। 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई के बराबर ही होगा और यही मिनिमम के बराबर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी होगी, π/64। 5 सेंटीमीटर का मतलब 50 mm, 4 सेंटीमीटर का मतलब 40 mm। यहां से आई की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख लीजिए। एरिया की बात करें तो एरिया आप ऑलरेडी लिख सकते हैं, एरिया किसके बराबर आ जाएगा, π/4 एरिया भी लिख लीजिए। आई की वैल्यू कितनी आ रही है, (18.11 सेंटीमीटर की पावर 4 या 18.1132 18.1132 mm की पावर 4, 18.1132 इंटू 10⁻⁴ mm की पावर 4। एरिया की बात करें (706.85 mm²। तो आप यहां से k की वैल्यू पुट कर सकते हैं, देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं कि k विल बी इक्वल टू रूट ऑफ आई 18.1132 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय एरिया 706.85। यहां से आप k की वैल्यू बता दीजिए या k मिनिमम बता दीजिए, फिर स्लेंडरनेस रेशो पता करनी है आपको।
चलिए बताइए जल्दी से। सिक्सटीन आ रहा है आपका? के इक्वल्स टू 16, परफेक्ट। लगभग लगभग 16 mm आ जाएगा आपके पास के की वैल्यू। जब के की वैल्यू 16 mm आ गई तो देयरफॉर पुट कर दीजिए आप लेमडा में। लेमडा इक्वल्स टू इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ आपने कैलकुलेट की थी 1500। इफेक्टिव लेंथ 1500 अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन जो कि आया आपके पास 16। तो आपके पास कितना आ गया? 93.75। नाइन्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव स्लेंडरनेस रेशियो है, ये तो कोई यूनिट नहीं होगी इसकी। नेक्स्ट बात करेंगे अगर आप रैनकाइन लोड की, तो सिग्मा सी की वैल्यू आपको 550 दे रखी है इनटू एरिया। एरिया आपने कैलकुलेट किया 706.85 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1/1600 इनटू 93.75 का स्क्वायर। फाइनल आंसर बता दीजिए। फिफ्टी 59.843 या 59.87। ओके, लगभग इसके आसपास आंसर्स। चलो आगे बात करें। फिफ्टी 59.87। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भरोसा उठ गया वाला। एक्चुअली जो आंसर आ रहा था स्लेंडरनेस रेशियो का वो गलत आ रहा था, तो मैं बस चेक कर रहा था कि हाँ 16 ही आएगा ना। चलो ये क्वेश्चन हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल क्लास में करने हैं तो स्पेशल क्लास में कर लेंगे, अभी करने हैं तो आप बता दीजिए, जल्दी से बताइए। अभी डिस्कस करने हैं तो अभी कर लेते हैं, स्पेशल क्लास में करने हैं तो तब कर लेंगे। आगे की बात कल करेंगे। अच्छा
ठीक है दोस्त। बहुत तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ मत लो दोस्त, मैं खुद आपको तकलीफ नहीं देना चाहता ऐसी, इसीलिए जो भी कैलकुलेशंस है आप ही करते हैं हमेशा 99.999% टाइम्स, तो आप ही करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी करना है, चलो जल्दी से आंसर बताइए फिर। इफ द क्रशिंग स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ माइल्ड स्टील कॉलम इज 3300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यूलर्स फार्मूला फॉर क्रिपलिंग लोड इज एप्लीकेबल फॉर स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू और ग्रेटर देन। किस स्लेंडरनेस रेशियो के लिए वो एप्लीकेबल होगा? थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था कि क्वेश्चन के अंदर वो अगर आपको कंडीशन ही दे दे तो आपको यूज क्या करना है, पाई स्क्वायर ई अपॉन सिग्मा सी। वैल्यूज पुट कर दीजिए इसमें। थर्टी 3300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब 330 एमपी हो जाएगा। बताइए। हाँ जी, आप कैलकुलेट करिए जल्दी से महानुभावों, फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। सेवेंटी 77.34 आ रहा है, 77.34। तो हम ये कहते हैं स्लेंडरनेस रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, किससे? स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन, इसकी वैलिडिटी के लिए, यूलर्स की वैलिडिटी के लिए स्लेंडरनेस रेशियो शुड बी ग्रेटर देन किससे? ये आप आंसर बता रहे हैं 77.34। तो ये लगभग ऑप्शन डी के आसपास जा रहा है, 80। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें तो इसने बोल दिया आपको, यहां पर क्रशिंग स्ट्रेस इन द मटेरियल आपको बोला गया, उसने 3300 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 3300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम MPa में लिखते हैं या न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखते हैं तो 330 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर आता है। क्वेश्चन में अगर ये आपको ना दिया हो तो सिग्मा सी की वैल्यू आप कितना मान लीजिए, आप 250 मान लीजिए, ठीक है। आप क्रशिंग वैल्यू या उसकी जो माइल्ड स्टील के लिए आप बात करेंगे तो 250 मान के वो वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तब आपका आंसर 88 के आसपास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? कौन सा पेयर सही मैच नहीं है? पिन पिन हो अगर दोनों हिंज हो तो पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर एंड एल इफेक्टिव इज इक्वल टू एल, ये तो करेक्ट है। फिक्स्ड हो तो एल इफेक्टिव एल बाई 2 के बराबर हो जाता है, तो एल इफेक्टिव का स्क्वायर एल बाई 4 के बराबर, एल स्क्वायर बाई 4, तो ये 4 यहां चला गया, ये भी सही है। फिक्स्ड हो और दूसरा फ्री हो तो एल बाई रूट 2, एक फिक्स्ड, अच्छा नहीं, एक फिक्स है दूसरा फ्री है तो हो जाएगा ट्वाइस। ट्वाइस अगर होगा ऐसे केस में तो एल इफेक्टिव का ट्वाइस करें तो 1/4 लिखो या फिर 0.25 लिखो, ये भी सही है।
फिक्स्ड और पिन होगा तो यहाँ पर √2 की जगह 2 आना चाहिए, क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे, तो ये वाला गलत है। और अगर ये गलत है तो यही आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फॉर अ सर्कुलर कॉलम हैविंग इट्स एंड्स हिंज्ड द स्लेंडरनेस रेशियो इज 160, द L/D रेशियो ऑफ द कॉलम इज। सर्कुलर कॉलम, रेडियस ऑफ गायरेशन एक ऐसा डिस्टेंस होता है एक गिवन एक्सिस से, रेडियस ऑफ गायरेशन इसके CG तक का ऐसा डिस्टेंस होता है जिसका स्क्वायर करके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देता है। तो K इक्वल्स टू √I/A। I/A की बात करूं और सर्कुलर सेक्शन के केस में अगर मैं बात करूं तो वो कितना आएगा, I/64 D की पावर 4 अपॉन एरिया π/4 D की पावर 2। तो यहाँ से इसकी पावर जो है 2 हो जाएगी, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 16 की बात करें तो 16 और इसका रूट तो बाहर तो आ जाएगा /4, और डी स्क्वायर की बात करें तो वो d। तो सर्कुलर सेक्शन के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी आती है, d/4 आ जाती है, d/4। अ सर्कुलर कॉलम हैविंग इट्स एंड्स हिंज्ड, तो एंड्स अगर हिंज्ड है तो इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, L के बराबर ही हो जाएगी। इस केस में आपके पास स्लेंडरनेस रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन की अगर हम बात करें तो आपने d/4 लिख ली, इफेक्टिव लेंथ जो आप अगर बात करें तो वो आपके पास L के बराबर ही है। तो आपसे यही तो पूछा है कि L/K की जगह d/4 पुट कर दो इक्वल्स टू 160। L/D कितना आ जाएगा, $40। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बकलिंग लोड फॉर अ कॉलम, बकलिंग लोड के बारे में बात हो रही है तो लिख लेते हैं π² EI मिनिमम अपॉन L इफेक्टिव का स्क्वायर। द बकलिंग लोड फॉर अ कॉलम ऑफ स्पेसिफाइड मटेरियल क्रॉस सेक्शन एंड एंड कंडीशन कैलकुलेटेड एज पर यूलर्स फॉर्मूला वेरीज इनवर्सली विद द लेंथ ऑफ द कॉलम। द बकलिंग लोड फॉर अ कॉलम ऑफ स्पेसिफाइड मटेरियल क्रॉस सेक्शन, स्पेसिफाइड मटेरियल E की बात कर रहा है, क्रॉस सेक्शन I की बात कर रहा है, एंड एंड कंडीशन यानी कि इफेक्टिव लेंथ एज पर यूलर्स फार्मूला वेरीज इनवर्सली विद कॉलम लेंथ। ये बात सही लग रही है या नहीं लग रही, देखने में सही लग रही है लेकिन गलत है। अगर लिटरल मीनिंग पे जाएं, शब्दों पे जाएं, गलत है। इनवर्सली विद कॉलम लेंथ का अगर वो स्क्वायर लिखता तो बात होती ठीक, लेकिन वो उसने नहीं लिखा, इसलिए ये कथन असत्य है। क्रिटिकल लोड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कॉलम या इफेक्टिव लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, मृत्यु हो जाएगा। हिम्मत इतनी रखें कि एक बार तो मृत्यु भी आ जाए तो उसका भी सामना कर पाए आप। एक बार तो कम से कम कर ही सकते हैं, भले उसमें मृत्यु विजयी हो जाए, लेकिन आपके अंदर हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि एक बार तो आप मृत्यु का भी सामना कर लें। द बकलिंग लोड फॉर अ कॉलम, ये पहला बात ही गलत हो गई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लेते हैं आरबी। यूलर्स फार्मूला टेक्स इनटू अकाउंट द एंड कंडीशन इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ये तो बात है ही कि इफेक्टिव लेंथ यहां पर कंसीडर की जाती है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rankines theory is generally used for finding out the buckling load of intermediate columns.
इंटरमीडिएट कॉलम्स के लिए, या फिर बकलिंग और क्रशिंग ये दोनों कंसीडर करता है। यूलर्स थ्योरी गिव्स हायर वैल्यूज फॉर बकलिंग लोड्स इन इंटरमीडिएट कॉलम्स। यूलर्स थ्योरी जो है वो हायर वैल्यू देता है बकलिंग लोड की इंटरमीडिएट कॉलम्स के केस में। देखो अगर हम बात करें रेनकाइन, तो रेनकाइन तो बकलिंग और क्रशिंग दोनों कंसीडर करता है। रेनकाइन तो कहता है बकलिंग भी कंसीडर करो, क्रशिंग भी कंसीडर करो, दोनों को कंसीडर करो, तो ये लगभग इंटरमीडिएट के लिए भी वैल्यूज बताता है। यूलर थ्योरी जो है वो बकलिंग लोड्स के लिए ज्यादा वैल्यू बताएगा, इंटरमीडिएट को भी बकलिंग की तरह बताएगा, क्रशिंग फेलियर उसका कंसीडर नहीं करेगा। तो आपके स्टेटमेंट जो है वो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आएगा। चलो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हमारे अगले सेशन के अंदर। नेक्स्ट सेशन 12 बजे हमारा है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का प्लस प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। अगर आप अब नए सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप एसएससी जेई एंड स्टेट एई कैटेगरी में लीजिएगा। अगर आप जेई एई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं गेट और ईएससी की, तो गेट ईएससी कैटेगरी में आप लीजिएगा। रेफरल कोड सेम रहेगा, संदीप 11 आपको यूज करना है। साथ ही साथ में अगर स्पेशल क्लास की बात करें दोस्तों, तो शाम को हमारी ये स्पेशल क्लासेस जो है 7 से 9 बजे के बीच का टाइम लगभग हमारा रहता है। 8 बजे तो फिक्स है ही, अगर कोई एडिशनल सेशन होता है तो वो या तो 7 PM पे या 9 PM पे होगा, जिसके बारे में आपको मैं नोटिफाई कर देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। जो भी लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। अब तक जितना भी पढ़ा है वो आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब 1-2 एडिशनल टॉपिक्स जो हैं वो बचे हुए हैं हमारे, उनको हम कवर करेंगे। जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की अगर हम बात करें तो वो टॉपिक हम पढ़ेंगे, और कुछ और एडिशनल जो चीजें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड जहां पर जितनी जरूरत होगी, आवश्यक होगी हमारे पास, वो भी हम देख लेंगे साथ साथ में। तो जितना पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। मंडे से या ट्यूसडे से नया सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, रिवाइज करते रहें चीजों को, और थैंक यू सो मच।